गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चीन के 1982 के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने चीनी संविधान का महत्व देखा था और देखा था कि किस प्रकार से चीनी संविधान के निर्माण पर किस किस विचारधारा का प्रभाव पड़ा। लेनिन, माओ और मार्क्स ने किस प्रकार से चीनी संविधान को प्रभावित किया। अब हम देखते हैं चीनी संविधान की विशेषताएं। तो पिछले संविधानों की तुलना में यदि हम देखें तो 1982 का चीनी संविधान काफ़ी बड़ा है। इसमें 138 अनुच्छेद हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो प्रस्तावना से संबंधित है तथा 4 अन्य अध्याय हैं इसके अंदर। प्रस्तावना में ये कहा गया है कि सभी राष्ट्र जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया और क्रांति की गौरवपूर्ण विरासत को कायम रखना। प्रस्तावना में क्रांति के जो अग्रदूत थे सन यात सेन, उनको भी याद किया गया है, क्योंकि 1911 में उन्हीं के नेतृत्व में राजशाही का तख्ता पलटकर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। किंतु इसके बाद भी साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का वहाँ खात्मा नहीं हुआ है। साम्यवादी पार्टी ने माओ सेतुंग के नेतृत्व में संघर्ष करके 1949 में शानदार जीत हासिल की। प्रस्तावना में कहा गया है कि चीन की जनता जनवादी अधिनायकत्व में विश्वास रखते हुए समाजवादी मार्ग पर चलती रहेगी और समाजवादी संस्थाओं को अनवरत सुदृढ़ करती रहेगी। जो चीनी संविधान के जो 4 अध्याय हैं, उसके प्रथम अध्याय में जो है सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जैसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद, और ये सिद्धांत की सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक अंग जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अर्थव्यवस्था, न्यायांग, प्रशासन और सेना का गठन समाजवादी मान्यताओं पर किया गया है। इसके दूसरे अध्याय के अंदर वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का विवेचन किया गया है, और जो हड़ताल का अधिकार है उनको अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसी प्रकार से तृतीय अध्याय के अंदर जो है राज्य की संरचना किस प्रकार की होगी। इसमें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, स्थानीय जन कांग्रेस, जन न्यायालय आदि प्रशासनिक और न्यायिक अंगों के कार्य और उनके संगठन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि नए संविधान द्वारा राष्ट्रपति का पद पुनः स्थापित कर दिया गया है। चौथे अध्याय के अंदर इसमें राज्य के चिन्हों से संबंधित ब्यौरा मिलता है, जैसे चीन की राजधानी पेकिंग का नया नाम बीजिंग है। राज चिन्ह क्या होगा, राष्ट्रीय ध्वज और राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान जो है कई दृष्टियों से नया है। इसमें पहला है इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के जो ऐतिहासिक अनुभव हैं उनका निचोड़ इसके अंदर समाविष्ट किया गया है। और इसी प्रकार से इसके द्वितीय अध्याय में समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत, जिसमें सर्वारा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवाद और लेनिनवाद तथा माओ सेतुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार से तृतीय इस आधार पर नया है ये संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर जोर देता है। तो इस प्रकार से ये संविधान 4 अध्यायों और एक प्रस्तावना में विभक्त किया गया है। अब हम देखते हैं चीनी संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहली है संक्षिप्त संविधान। तो चीन का जो वर्तमान संविधान है वस्तुतः एक छोटा संविधान है, जिसमें 138 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है। 1954 के संविधान में 106,
1975 के संविधान में 30 अनुच्छेद थे और एक प्रस्तावना तथा 1978 के संविधान में एक प्रस्तावना और 60 अनुच्छेद थे। यह हमने देख ही लिया कि वर्तमान संविधान जो है 5 भागों में विभक्त है। इसमें एक प्रस्तावना है और 4 अध्याय हैं। दूसरा है इसके अंदर लिखित एवं निर्मित संविधान। तो जो नया संविधान है अन्य आधुनिक संविधानों की तरह ही लिखित है। इसका निर्माण जो है एक विशेष समय में नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। अतः यह लिखित होने के साथ साथ निर्मित भी है। संविधान का जो मसौदा 1982 में प्रकाशित किया गया था ताकि देश की जनता विस्तार से उस पर विचार विमर्श कर सके। देशव्यापी वाद विवाद के आधार पर ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने करीब 100 संशोधनों पर विचार करके, जिसमें से 30 को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांत, दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, तीसरा अध्याय जो है राज्य की संरचना से संबंधित है और चौथे अध्याय के अंदर राज्य चिन्हों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राजधानी का वर्णन किया गया है। तो निर्मित और लिखित संविधान है चीन का संविधान। अगला है परिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान या अनम्य संविधान, या हम इसको जटिल संविधान के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि संविधान को अनम्य इसलिए कहा गया है कि इसमें संशोधन उतनी सरलता से नहीं किया जा सकता जितनी सरलता से कोई साधारण कानून बनाया या मिटाया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, पर यह तभी स्वीकार्य होगा जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से देखें तो हम चीन का जो संविधान है 1982 का संविधान जो है अनम्य या कठोर है। अगला है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। तो पिछले संविधानों में जो है सर्वहारा की तानाशाही शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि 1982 के संविधान में जनता के जनवादी अधिनायकत्व की घोषणा की गई है। 1982 के नए संविधान के जो पहला आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और यहाँ श्रमिकों तथा किसानों में अटूट संबंध स्थापित हो गया है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है। हर स्तर पर जो है जनसभाएं यानी कि विधानमंडलों का गठन किया गया है और उनमें अधिकतर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग पाए जाते हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बढ़ गई है तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। तो लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। अगला है इसके अंदर लोकतांत्रिक जनवादी गणतंत्र। तो नए संविधान के अनुसार जो है चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 2 में शासन के गणतंत्री स्वरूप की 3 विशेषताएं अंकित की गई हैं। पहला है इसके अंदर कि समस्त राज की सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित होगी। दूसरा है इसके अंदर हर स्तर पर जनसभाओं का गठन किया जाएगा और तीसरा है लोगों को राजकीय मामलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। तो जनवादी गणतंत्र की स्थापना चीन के संविधान के अंतर्गत जो 1982 का संविधान है उसके अंतर्गत की गई है। अगला है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। तो पूर्व सोवियत संघ की भांति चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र केंद्रवाद की दुहाई देता है। इसके अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत को प्रयोग में लाएंगे। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्ति वितरण का सिद्धांत यह है कि स्थानीय अधिकारी उत्साहपूर्वक अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहें पर वे केंद्रीय सत्ता के नेतृत्व का नियंत्रण में अवश्य रहें। तो यह सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार
और विश्राम के अधिकार उपलब्ध हैं। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने और अपने सुझाव देने का अधिकार भी है। इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी केंद्रवाद का तकाजा है कि निम्न स्तर का पदाधिकारी जो है अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का अनुसरण करेगा या उसके अनुसार कार्य करेगा। सभी शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन हैं और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना होगा। अगला है इसके अंदर बहुराष्ट्रीय राज्य। तो संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है जिसमें 56 जातियां निवास करती हैं। इन राष्ट्र जातियों की भाषा, लिपि, संस्कृति और खान पान के क्षेत्र में थोड़ी बहुत स्वायत्ता प्राप्त है। इनकी स्वायत्ता की रक्षा के लिए ही संविधान में जो है स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त प्रीफेक्ट तथा स्वायत्त काउंटी शब्दों का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुसार किसी भी राष्ट्र जाति के प्रति भेदभाव रखना या उन पर अत्याचार करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। तो चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन है। नए संविधान में भी एकात्मक शासन प्रणाली को मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक स्थान से ही संचालित होता है एवं शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं, जैसा कि एकात्मक संविधान में होता है। केंद्रीय सरकार जब चाहे इकाइयों को समाप्त कर सकती है, जब चाहे उनके अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। शासन की विभिन्न इकाइयां हैं। प्रांत अथवा स्वायत्त प्रदेश। प्रत्येक प्रांत अथवा स्वायत्त प्रदेश को प्रीफेक्टों अथवा स्वायत्त प्रीफेक्टों में बांटा गया है। उनके नीचे हैं काउंटियाँ अर्थात स्वायत्त काउंटियाँ तथा प्रत्येक काउंटी अथवा स्वायत्त काउंटी के अंतर्गत बहुत से जन कम्यून व कस्बे हैं। लेकिन इन सभी को जो है शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की ओर से मिलती है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार इनको शक्तियाँ सौंपती है उस प्रकार से इनकी शक्तियों को वापस भी ले सकती है। तो इस प्रकार से एकात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर तथा प्रादेशिक इकाइयों की स्थापना भी की गई है। अगला है नागरिकों के मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। तो नए संविधान के अध्याय 2 में जो आर्टिकल 33 से लेकर 56 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। तो आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में या अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। इसी प्रकार नया जो संविधान है काम के अधिकार को कर्तव्य के रूप में भी देखता है, क्योंकि काम करना नागरिकों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। राजनीतिक अधिकारों के तहत व्यक्ति को 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु में प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार। नागरिकों को यह भी अधिकार है कि वे सरकारी अधिकारों के विरुद्ध शिकायतें करें, शिकायत दर्ज करा सकें। नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों में उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी की वजह से कोई हानि पहुंचती है तो उसके हर्जाने की व्यवस्था करने का अधिकार। इसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान एवं सृजन की स्वतंत्रता वहाँ के नागरिकों को प्रदान की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, अनुचित रूप से बंदी न बनाए जाने की गारंटी तथा पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं उसको प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार से चीनी नागरिकों को आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो है अधिकार के रूप में प्राप्त हैं। इसके साथ ही साथ संविधान ने नागरिकों के कर्तव्य का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों के कर्तव्य का ये अर्थ है कि संविधान व कानून का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, मातृभूमि की रक्षा करे, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहे, करों का नियमानुसार भुगतान करे तथा आक्रमण का प्रतिशोध करे। संक्षेप में अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य काफ़ी विशद हैं। तो इस प्रकार से
1982 के चीनी संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया गया है। संपूर्ण जनता द्वारा सामाजिक स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम को आज़ादी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। संविधान के खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व और प्रबंधन में संचालित होते हैं और राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। तो इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना वहाँ पर की गई है। अगला है एकदलीय प्रणाली। तो नए संविधान के प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समस्त जनता के नेतृत्व की धुरी जो है साम्यवादी दल है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा भी है कि पिछले 30 वर्षों में सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है एवं बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। चीन में कहने को तो साम्यवादी पार्टी के अलावा अन्य 8 पार्टियां भी हैं, पर उनका जो नेतृत्व है साम्यवादी पार्टी ही करती है। और जून 1985 में साम्यवादी पार्टी की सदस्य संख्या जो है 4 करोड़ से अधिक थी। चीनी सर्वहारा वर्ग के अग्रिम दस्ते के रूप में चीन साम्यवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास किसी भी शत्रु के विरुद्ध अडिग संघर्ष करने में जनता का नेतृत्व करने की हिम्मत और सामर्थ्य है। अगला है केंद्रीय सैनिक आयोग। तो नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा नई और अनुपम संस्था है। इसके पहले वाले संविधानों में ऐसी कोई संस्था नहीं थी। सेना को निर्देश वही आयोग देता है। इस आयोग में एक सभापति, उपसभापति तथा सदस्य हैं। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होती है और सैनिक आयोग के सभापति जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना भी 1982 के संविधान के द्वारा की गई है। अगला है राष्ट्रपति पद की पुनः प्रतिष्ठा। तो नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जो है जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की भांति ही 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है और देश में मार्शल लॉ भी लगा सकता है, पर सेनाओं के संचालन की शक्ति उसे नहीं दी गई है। ये शक्ति जो है केंद्रीय सैनिक आयोग के पास है। अगला है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। तो नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन किया गया है। जैसे पहला है कि चीन का समस्त भविष्य दुनिया से संबंधित है। चीन पंचशील के आदर्श पर पालन करेगा। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और चीन एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ जो है कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाएगा। इसी प्रकार चीन विश्व शांति और मानव प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहेगा और विकासशील देशों के साथ हमेशा सहयोग करेगा। तो विदेश नीति के सिद्धांत का उल्लेख भी 1982 के संविधान में किया गया है। अगला है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। तो चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता को जिस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है और वहाँ की जो न्यायपालिका है जो प्रशासन का अंग या उसके अधीन मानी गई है और वहाँ की न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने
संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से तो देखें तो वहाँ की न्यायपालिका वहाँ के प्रशासन के अधीन है। अगला है इसके अंदर निष्कर्ष। चीन के संविधान का यदि हम मूल्यांकन देखें तो जनवादी चीन का नया संविधान एक संक्षिप्त प्रलेख है जो चीन की राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक तथा विधायी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संविधान द्वारा एक समग्र शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा बेकारी पर काबू पाने की कोशिश की गई है। आजकल चीन में संस्थागत अस्थायित्व दिखलाई देता है, अतः राष्ट्राध्यक्ष के पद की व्यवस्था करके स्थायित्व लाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।